अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डब्ल्यूपी एकेडमी की इस सेल्फ होस्टेड सॉल्यूशंस और एप्स की सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इसमें हम ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं और फ्यूचर में भी आएंगी, जिनका मकसद आप लोगों को डिफरेंट एप्स और गिटहब रिपोजिटरीज़ को, टूल्स को, सॉफ्टवेयर्स को सेल्फ होस्ट करना सिखाना है, आइदर ऑन योर लोकल सर्वर और ऑन एन ऑनलाइन सर्वर। अब इसमें बाज़ जो हमने पिछले ट्यूटोरियल कवर किए हैं उनमें मैनुअली चीज़ों को सेट करना आपको सिखाया गया है, जो कि थोड़ा सा टफ होता है, डिफ़िकल्ट होता है। लोकल होस्ट के ऊपर डॉकर के साथ तो लोकल कंप्यूटर के ऊपर तो इजीली हो जाता है, लेकिन सर्वर्स के ऊपर बाज़ औक़ात उनको सेटअप करना, पेचीदा स्टेप्स को फॉलो करना मुश्किल होता है। तो इसका सलूशन अब आप लोगों को इस वीडियो में हम बताएंगे, जो कि फ्री सलूशन ही है। इसके डॉक प्लॉय को दिखाने से पहले आपको इसके अल्टरनेटिव भी दिखा दूँ, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, लेकिन जिसको इस वीडियो में चूज़ करने का जो है वो मैंने डिसाइड नहीं किया। उसकी काफ़ी सारी रीज़न्स थी, क्योंकि मैंने पहले इनको कंपेयर किया, डॉक प्लॉय और कूलीफाई को। दोनों सेम काम करती हैं, बेसिकली आपको पावर देती हैं कि आप गिटहब रिपोजिटरीज़ को और इस तरह की जो सेल्फ होस्टेड टूल्स हैं, जिनको आप सेल्फ होस्ट कर सकते हैं, ऐसे टूल्स उनको सर्वर्स के ऊपर क्विकली सेटअप करने की, मैनेज करने की, ऑटो अपडेट करने की और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ कूलीफाई और डॉकप्लाई दोनों प्रोवाइड करते हैं। और एक और निक्सोपस के नाम से भी एक नई सर्विस आई है, जो कि अभी प्रीटी न्यू है, ओपन सोर्स है ये भी। यहाँ पर अगर आप इसे देखें, ये भी वही काम करती है जो कि ये दो टूल काम करते हैं, लेकिन इसका जो गिटहब पर स्टार्स हैं इस वक्त आप देख सकते हैं 872 है, प्रीटी न्यू है। ये 27 के प्लस इसके स्टार्स हैं। और यहाँ पर इसके लिए कूलीफाई गिटहब लिख के सर्च कर लेते हैं, गिटहब पर कूलीफाई भी आ जाएगी आपके पास। ये देखिए, कूलीफाई के इंस्टॉल्स या स्टार्स जो हैं बेसिकली वो ज़्यादा हैं। वो इस वजह से क्योंकि कूलीफाई एक पुराना सॉल्यूशन है, जो कि पीएचपी में लारावेल बेस्ड बनाया गया है। ये जो डॉकप्लाई है, ये डॉकप्लाई जो है वो टाइप स्क्रिप्ट यानी कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है, नोड जेएस वगैरह। और जो निक्सोपस है, ये आपके पास इसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की गई हैं, गो है, पाइथन है, टाइपस्क्रिप्ट भी है, सीएसएस और सो ऑन। बेसिकली गो लैंग्वेज में ये बनाया गया है, पाइथन, गो लैंग्वेज और टाइपस्क्रिप्ट इसका मेजरली ये इसमें बनाया गया है। अगर हम कूलीफाई को देख लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये पीएचपी में बनाया गया है, ब्लेड और आई बिलीव लारावेल वगैरह इन्होंने यूज़ किया है। तो इनमें डिफरेंस है परफॉर्मेंस का, फीचर्स का। अगर आपने हेड टू हेड कंपैरिजन इनका देखना है तो वो इसको तो अभी आउट ऑफ द क्वेश्चन हम रखेंगे, क्योंकि प्रीटी न्यू है, इसको अभी थोड़ा मेच्योर होने देते हैं। लेकिन अगर कूलीफाई और डॉकप्लाई को आपने हेड ऑन हेड इसका कंपैरिजन करना है तो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं, जिनमें ड्रीम कोड्स के नाम से चैनल है, आई बिलीव उसने काफ़ी अच्छा कंपैरिजन किया हुआ, आप उसको देख सकते हैं। उसमें जो मैंने भी उन्हीं कुछ रिव्यूज़ को देखने के बाद डिसाइड किया है कि हम ये वीडियो डॉकप्लाई के साथ बनाएंगे, लेकिन कूलीफाई की भी एक वीडियो बना लेंगे, ताकि क्योंकि कूलीफाई ने अनाउंस किया था कुछ अर्सा पहले कि ये वर्जन 5 के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि डिले हो गई है और वो अभी अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन मे बी ये लेटेस्ट नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर इसे अपडेट करें, क्योंकि परफॉर्मेंस का और काफ़ी सारी चीज़ों का बहुत सारा फ़र्क है, लेकिन फंक्शनैलिटी की अगर आप बात करेंगे तो दोनों सिमिलर हैं। तो इसकी भी स्पेसिफिक वीडियो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं आप लोगों के लिए बना लूँ। तो अभी हम डॉकप्लाई को इंस्टॉल करना और इसको सेटअप करना देखते हैं। अब सबसे पहला काम, डॉकप्लाई को भी इंस्टॉल करने के लिए आपको सेल्फ होस्ट करने के लिए एक वीपीएस सर्वर चाहिए। उसके बाद आप जो सेल्फ होस्टेड टूल्स हैं, ऐप्स हैं, गिटहब रिपोजिटरीज़ हैं, उनको या तो आप उसी सेम वीपीएस के ऊपर सर्वर के ऊपर सेटअप कर सकते हैं, या आप डॉकप्लाई के लिए एक कोई छोटा वीपीएस सर्वर लेकर इसको सिर्फ डिप्लॉयमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर ऐप जो आपकी होस्ट कर रहे हैं आप उसे किसी सेपरेट वीपीएस के ऊपर उसको लिंक करके उसके साथ कर सकते हैं उसके ऊपर इंस्टॉल। और इन्होंने रिसेंटली डॉकप्लाई क्लाउड भी दिया है कूलीफाई की तरह ही, यानी कि एक इनका सेल्फ होस्टेड वर्जन इन्होंने दिया है कि $4.5 पर मंथ में आप एक सर्वर जो है डॉकप्लाई को ऑनलाइन इनकी सर्वर पर यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपना वीपीएस लें।
लेकिन उसमें ये हर एक एडिशनल सर्वर के सेपरेट चार्जेस होंगे। जब आप होस्ट इनका ओपन सोर्स वर्जन यूज़ करेंगे तो उसमें अनलिमिटेड सर्वर्स आप ऐड कर सकते हैं। तो ये बस आपने देखना है कि आप इसको जो है वो क्लाउड आपने यूज़ करना है इसका, या आपने अपना फ्री ओपन सोर्स यूज़ करना है। तो हम फ्री ओपन सोर्स वर्जन इसका यूज़ करेंगे अपने वीपीएस सर्वर के ऊपर। तो इसको सेटअप करना नहायत ही आसान है। अब सेटअप की तरफ आते हैं। उसके लिए डिजिटल ओशन पर मैं क्विकली एक ड्रॉपलेट बना लेता हूँ इसको टेस्ट करने के लिए, इंस्टॉल करके आपको सेटअप करके दिखाने के लिए। और उसके बाद हम कोई गिटहब रिपोजिटरी भी होस्ट करके देखेंगे एक्चुअली, ताकि हमें पता लगे कि जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, होस्ट करने से लेकर डोमेन वगैरह कनेक्ट करने तक। सो तो डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको हमने डिलीट कर देना है। तो लेकिन आपने इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन में आप आएंगे तो आपने सर्वर रिक्वायरमेंट्स वगैरह देख लेनी है कि आपको इसको सेटअप करने के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ प्रोवाइडर्स ने लिस्ट भी किए हुए हैं, होस्टिंगर के रेफरल लिंक्स हैं, अमेरिकन क्लाउड सोन। तो आपने भी अगर कोई होस्टिंग बाय करनी हो, होस्टिंगर से वीपीएस बाय करना हो, जो कि बाय द वे ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है और काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं, तो वो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद अफिलिएट लिंक से परचेज़ कर लें, तो ताकि हमें भी आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए जो फंड्स हैं वो मिलते रहें, ताकि हम आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस इस तरह की बनाते रहें। तो यहाँ पर आपने ओके, इंस्टॉलेशन तक ही रहते हैं, ठीक है। एक कमांड ही हमने कॉपी करनी है। मैं देख रहा था कि इनकी जो वीपीएस रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें कहीं पर नज़र आ जाएं। बाय द वे ये इनकी कंपैरिजन चार्ट इनका भी बना हुआ है एक, कि आप देखें कि ये इन्होंने ख़ुद भी कंपैरिजन प्रोवाइड किया हुआ है कि इनके और बाकी जो प्रोवाइडर्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। तो हम इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ते हैं। के लिए सिर्फ आपने यही एक कमांड कॉपी करनी है, और इस कमांड को कॉपी करने से पहले हम अपना एक वीपीएस जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर ये मैनुअल मेथड में इसलिए दिखा रहा हूँ, बाजू का डिजिटल वगैरह पर आपको ऑटोमेटेड सेटअप भी मिल जाते हैं, लेकिन मैनुअल CLI वाला कमांड लाइन वाला इसलिए आपको दिखाता हूँ कि आप कहीं से भी वीपीएस लें तो आपके पास SSH एक्सेस जो है वो होती है। तो सबके लिए आसानी हो, ताकि वो हर बंदा उसको इंस्टॉल कर सके। सिर्फ किसी एक प्लेटफॉर्म के साथ हम उसको लॉक करके ना रख दें कि अगर किसी ने मैनुअली भी इंस्टॉल करना है। तो रेगुलर SSD, और इसके लिए एटलीस्ट आप 1 GB रैम वाला CPU लें। जब आपने सिर्फ डॉगप्लाई को इस सर्वर के ऊपर रन करना है, या कोई एक आधा छोटी सी कोई रिएक्ट की या जावास्क्रिप्ट बेस्ड ऐप आपने अगर चलानी है, लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप उसके ऊपर उसी वीपीएस सर्वर के ऊपर प्रोडक्शन ऐप्स कुछ चलाएं, एक या एक से ज़्यादा वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशन या सेल्फ होस्टेड टूल्स आप उसके ऊपर यूज़ करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 2 GB रैम और 1 CPU के साथ आपको जाना चाहिए। लेकिन इट गोज़ बियॉन्ड दैट। अब या आप डिजिटल ओशन की प्राइसिंग ऑब्वियसली ऑलवेज़ महंगी होती हैं, तो इसलिए मैं प्रोडक्शन ऐप्स के लिए डिजिटल ओशन पर्सनली रिकमेंड नहीं करता। इसके लिए अलॉट मोर बेटर और चीपर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। आप हेडजनर पे चले जाएं, आप OVH पे चले जाएं, इवन होस्टिंगर VPS पर चले जाएंगे तो आपको 2 GB और आई बिलीव 2 CPU कोर और 8 GB की रैम इस वक्त तकरीबन 1300-1400 पर मंथ का उनका पैकेज चल रहा है ब्लैक फ्राइडे सेल्स में। तो अगर आपने वो लेना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से क्लिक करके परचेज़ करें। तो अभी फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो ट्यूटोरियल मैं $12 वाला ही ये VPS बना लेता हूँ, जिसमें मेरे पास 1 CPU और 2 GB रैम है। और उसके अलावा ऑल प्लान्स पर आप जा सकते हैं, या आप फर्दर देख सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कौन सा VPS। ये सिर्फ मैं इसको सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैं क्विकली बनाकर चेक करके बाकी बाद में डिलीट कर सकता हूँ, ताकि मुझे सिर्फ उतनी कॉस्ट पड़े, वरना किसी और सर्विस से वीपीएस लेके आप लोगों को सेटअप करना दिखाना पड़ेगा, तो वो मुझे ऑब्वियसली पूरे मंथ के अपफ्रंट पे करने पड़ेंगे। तो चलें, हम ड्रॉपलेट को क्रिएट करने से पहले यहाँ पर इसका जो है वो एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ मैं। आप SSH कीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड वाला मेथड जो है वो थोड़ा आसान होता है। फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल मैं यहाँ पर एक पासवर्ड जो है वो जनरेट कर लेता हूँ। इसे हम कॉपी कर लेते हैं, और अब नोटपैड ओपन कर लेता हूँ मैं। ओके, तो एग्जिस्टिंग मेरी किसी चैट GPT या क्लॉड के साथ होने वाली चैट को हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये पासवर्ड लगा देते हैं हम, और आई थिंक दैट्स इनफ। इसको हम
डॉगफ्लाई कह लेते हैं, ताकि मुझे पता रहे कि ये किस मकसद के लिए वीपीएस बनाया। वैसे ये अकाउंट में सिर्फ मैं ट्यूटोरियल के दौरान वीपीएस बनाता हूँ और उसे डिलीट कर देता हूँ, आप यूज़ सही अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्रिएट ड्रॉपलेट, तो अब हमारी ड्रॉपलेट जो है वो क्रिएट हो जाएगी थोड़ी देर में। जब ड्रॉपलेट क्रिएट हो जाती है तो हमने सिंपली करना क्या है कि लॉगिन करना है रूट यूज़र से, और रूट यूज़र से लॉगिन करने के बाद हमने सिंपली ये कमांड उसके ऊपर रन कर देनी है। ओके, मशीन हमारी बन चुकी है, इसको एक्सेस कर लेते हैं। एक्सेस करने के लिए हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल में आपने करना क्या है कि आपने SSH रूट एट द रेट योर सर्वर IP, यस, इसको जूम इन कर लेता हूँ मैं ताकि आप लोगों को एक्चुअली कमांड्स नज़र भी आएँ। ओके, अब हमने यहाँ पर पासवर्ड देना है। ओके, हम लॉगिन हो चुके हैं अपने VPS सर्वर में। अब आपने सिंपली ये कमांड यहाँ से इनके होम पेज से कॉपी कर लें, इंस्टॉलेशन के पेज से कॉपी कर लें। सिंपली इस कमांड को आपने कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना है, और अब आपका जो इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट है ये चल जाएगा, और ये चंद सेकंड से मिनट्स तक का टाइम ले सकता है इसको कंप्लीटली इंस्टॉल करने में। ये लें जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब वो कह रहा है तकरीबन 15 सेकंड तक वेट करें, सर्वर स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आपने ये IP जब एक्सेस करना है तो आप इसके ये आपने क्विकली एक्सेस करके अपनी जो बेसिक पहले क्रेडेंशियल्स है वो आपने बना लेने हैं, क्योंकि हैकर्स इस तरह के कामों के लिए बैठे होते हैं कि आपकी IP, क्योंकि ये फर्स्ट वन टाइम आता है और उसके बाद यहाँ पर जो आपने सेटअप कर लिया वो उसमें इन्फॉर्मेशन वो स्टोर हो जाती है। और ये ओवर द HTTP है इस वक्त, इसको HTTPS पर डोमेन पर कनेक्ट करना सो ऑन अभी हम करते हैं, ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आए जाए। तो यहाँ पर मैं क्विकली एक रूट यूज़र बना लेता हूँ, इसको मैं अपना ईमेल दे लेता हूँ, और अभी सिर्फ मैं एक टेम्परेरी पासवर्ड जनरेट करता हूँ ताकि बाद में जैसे हम चेंज कर सके तो हम यही वाला पासवर्ड यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम फिर HTTPS पर जाने के बाद इसको अपडेट करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन को। ये लें जी, डॉगफ्लाई सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और आपका अब इस IP के ऊपर एक्सेसिबल है। सारी ऑप्शंस इसकी आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो एक इसके फुली फंक्शनल आता है। ये ओपन सोर्स और इनके होस्टेड वर्जन में डिफरेंस कोई नहीं है। दोनों ही जो वर्जन्स हैं वो फुली फंक्शनल हैं, वो सिर्फ आपको सर्वर यूज़ आपको अपना नहीं करना पड़ता यहाँ पर इनके सो ऑन। अब यहाँ पर अब सबसे पहले इसके साथ आपको आपका एक डोमेन लिंक करवाना सिखा देता हूँ, जिसमें ये मेरे पास एक डोमेन है जो मैंने रजिस्टर की है सिर्फ इन्हीं कामों के लिए, testmytool.xyz। और यहाँ पर एक ए रैकेट ऐड करता हूँ, इसको मैं कह लेता हूँ मेन डोमेन को मैं यहाँ पर पॉइंट नहीं करता, मैं इसको कह लेता हूँ पैनल, यानी कि सब डोमेन बना लेते हैं इसकी। और इसको आ गई हमारी IP, इसके ऊपर पॉइंट कर लेते हैं। वैसे तो हमने मेन डोमेन या कुछ दूसरी डोमेन भी इसके ऊपर ही पॉइंट करनी है, चलें। अच्छा, या आप मेन डोमेन को आपने पॉइंट करना होता सिर्फ आप यहाँ पर @ पास कर देंगे तो ये आपकी जो मेन डोमेन है ये इस IP के ऊपर राउट हो जाएगी। तो इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब कुछ क्लाउडफ्लेयर के नॉर्मली जल्दी हो जाते हैं DNS अपडेट, लेकिन फिर भी फॉर द फॉर बीइंग ऑन द सेफ साइड आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि इसके DNS जो है वो प्रॉपर इस IP के साथ लिंक हो जाएं। अब आपने करना क्या है कि अब आपने यहाँ पर जो आपका जो पैनल बन चुका है, यहाँ पर आप इसकी वेब सर्वर में आएँ और यहाँ पर आपने अपनी वो डोमेन नेम दे देनी है जिसके साथ आप इसे लिंक कर रहे हैं। ओके, और ठीक है, अभी हमारी कोई गैप ऐप्स हैं नहीं, वो URL चेंज का कह रहा है कि अगर आप इसको चेंज करते हैं तो मेक श्योर कि जो है वो आपकी ऐप्स वगैरह भी लिंक होंगी, तो ध्यान से आपने इसको चेंज करना है बेसिकली।
तो wp-academy.pk, और अब आपने इसके ऊपर https इनेबल कर देना है, सर्टिफिकेट प्रोवाइडर लेट्स इनक्रिप्ट है, इसको सेव कर दें। जब आप सेव कर देंगे तो ये कुछ सेकंड्स इसके ऊपर भी लगते हैं https सर्टिफिकेट प्रॉपरली इंस्टॉल होने में। लेकिन आपने एक चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि SSL और TLS की जो क्लाउडफ्लेयर की सेटिंग्स हैं इसमें कॉन्फ़िगर में आ जाना है, और आपने मेक श्योर करना है कि फुल जो है वो सिलेक्ट हो, फ्लेक्सिबल वगैरह सिलेक्ट ना हो, तो फिर आपका एक कन्फ्लिक्ट आएगा SSL सर्टिफिकेट के साथ। फुल का मतलब ये है कि सर्वर साइड पर आपने SSL लगाया हुआ है। इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। और नाउ वी शुड सी दिस dogply इंस्टेंस ओवर आवर डोमेन नेम। तो अब अगर मैं यहाँ से अपना डोमेन नेम ब्राउज़ करता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं। तो ये लें जी, अब HTTPS यानी कि सिक्योर्ड कनेक्शन है हमारा हमारे इस डॉगप्लॉय के इंस्टेंस के साथ। अब हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं अपने उस क्रेडेंशियल के साथ जो कि हमने अकाउंट क्रिएट किया था। यहाँ से पासवर्ड कॉपी कर लेता हूँ। अब आपने क्या करना है कि अब आपने जो टेम्परेरी पासवर्ड सेट किया था उसे सबसे पहले आपने चेंज कर लेना है। इसके लिए यूज़र्स में आ जाएं, सेव भी करना हो तो कर सकते हैं, एक्शंस, यहाँ पर फाइल में ये करंट पासवर्ड है आपका, और उसके अलावा यहाँ पर आप नया पासवर्ड देकर इसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर करंट पासवर्ड मैंने दे दिया, और अब यहाँ पर एक नया पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपडेट कर लें। यहाँ पर आप अपना जो एवटार वगैरह है वो चूज़ कर सकते हैं। WP अकेडमी का उसने पुल कर लिया जो हमने सेट किया हुआ है। ओके जी, अब इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन को देखकर कर सकते हैं। ढेरों यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल हैं। मैं जो टू द पॉइंट काम है हमारे करने वाले, यानी कि अब आपको एप्लीकेशंस होस्ट करना है इस सर्वर के ऊपर सिखाता हूँ। आप इवन 2 फैक्टर अथेंटिकेशन लाजमी जो है वो ऑन करें। इसमें इसका सेटअप आप देख लीजिएगा। जब आपने प्रोडक्शन के ऊपर यूज़ करना है तो 2 फैक्टर अथेंटिकेशन तो लाजमी है, जो भी आपके इस तरह के सेंसिटिव डैशबोर्ड्स हैं उन पर। अब यहाँ पर सारी चीज़ों पर जो है वो उसको इसका डॉगप्लाई का डेडिकेटेड ये ट्यूटोरियल नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें हम कवर नहीं कर सकते। जो चीज़ें कवर करने वाली हैं हमारी वो हम इसमें इंशाल्लाह ज़रूर कवर करेंगे। उसके बाद आपने करना क्या है कि जब आपने किसी अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर लेकर आना है, मेक अब नॉर्मली क्या होता है कि जो यहाँ पर प्रोजेक्ट सोर्स होते हैं, जो गिटहब से रिपोजिटरीज आपको देखने को मिलती हैं उनमें डॉकर फाइल वगैरह बनी होती है, तो वो डॉकर फाइल के थ्रू भी सेटअप करना आसान होता है और सो ऑन। तो यहाँ पर अब ये क्या करेगा कि आपके वो मैनुअल झंझट सारे ख़त्म कर देगा। आप सिंपली गिटहब रिपोजिटरी का यूआरएल देंगे, ये यहाँ पर होस्ट करनी शुरू कर देगा। ऐसे ही है जैसे आप गिटहब की रिपोजिटरी को नेटलीफाई, वर्सल और हिरोकू जैसी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो होस्ट करते हैं, इवन रेलवे। तो ये सेम वही उन्हीं प्लेटफॉर्म्स का ओपन सोर्स एक अल्टरनेटिव बना हुआ है कि आप अपनी जो एप्लीकेशंस हैं, टूल्स हैं, उनको आप खुद होस्ट कर सकें उसी तरह की ऑटोमेशन के साथ और उसी तरह के सर्विसेज के साथ, और जिससे आपकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी यू कैन सेव। अब आपने पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट कह लेता हूँ, क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर ये आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, और हर प्रोजेक्ट के अंदर फिर आप सर्विसेज और वेब एप्लीकेशंस वगैरह होस्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि आपने एक्चुअली जो जब कोई गिटहब रिपोजिटरी या जो सर्विस है उसे आपने होस्ट करना है यहाँ पर, के लिए आप क्रिएट सर्विस पे क्लिक करें, एप्लीकेशन पे क्लिक करें, और इसको आप अब होस्ट करने के लिए आपको चाहिए क्या, क्या आप टूल बेसिकली होस्ट करना क्या चाह रहे हैं। एक तो सबसे पहले ज़्यादातर तो इसे लोग अपनी जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें होस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। अब अपन अपने आने वाले एक दो टूल्स की जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो उससे पहले आप लोगों को करना भी सिखा देता हूँ। ये एक वेबसाइट है selfh.st यानी कि सेल्फ होस्ट। यहाँ से आपको ढेरों
सेल्फ होस्टेड ऐप्स और अल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं। यहाँ पर ये एक डायरेक्टरी है बेसिकली, जहाँ से रेगुलरली मैं चेक करता रहता हूँ। इनमें इन्हीं में से काफ़ी सारी चीज़ें देखकर मैंने उनके ऊपर आप लोगों के लिए ये सेल्फ होस्टेड जो टूल्स हैं वो मैं फाइंड मोस्टली यहीं से कर लेता हूँ। ये एक डायरेक्टरी है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए, इवन यहाँ पर आपको N8 और इस तरह के जितने भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, पॉपुलर के अलावा यहाँ से आप sorting कर सकते हैं रिसेंटली अल्फ़ाबेटिकली और सो ऑन, और उसमें कुछ इस तरह की फ़िल्टर्स वगैरह लगा कर आप देख सकते हैं चीज़ें। अब यहाँ से क्विकली मैं करता क्या हूँ कि हम एक ऐप जो है वो उसे देख लेते हैं गिटहब के ऊपर, या आप क्लिक करेंगे तो गिटहब के ऊपर ले जाएगा। यहाँ से इसके गिटहब के लिंक पर क्लिक करके वैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये उसका जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह है वो वहाँ पर ले जाता है। ये बेसिकली है क्या, एक टूल है जो कि ऑनलाइन ये ड्राइंग बोर्ड वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर मैं इसको इस्तेमाल प्लग इन डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल के दौरान किया था। ये ट्यूटोरियल्स में लोग मोस्टली ऐसा क्लासेस में और उसको चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए ये इन चीज़ों को इसको इस्तेमाल करते हैं। और काफ़ी लोगों ने इस टूल की बेस के ऊपर इस तरह की जो ऑनलाइन ड्राइंग बोर्ड्स हैं ये इनको एज ए टूल बनाकर इसको सर्विस के तौर पर बेचते भी हैं लोग। वेबसाइट्स बनाई हुई हैं या ट्रैफिक से मोनेटाइज कर लेते हैं। तो इसको अब हम होस्ट करना सीखते हैं डॉगप्लाई के ज़रिए कि ये हमारे पास रिपोजिटरी मौजूद है। आपने करना क्या है कि मैं इसको इसको एक्सकेली इसके नेम से ही बेसिकली रख बना लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि अगर हम मल्टीपल एप्लीकेशंस जो हैं वो होस्ट कर रहे हैं तो वो हमें यहाँ पर कर सकें हम उन्हें बेसिकली। टेस्ट ही रहने देते हैं इसे, ऐप नेम, और क्रिएट पे क्लिक कर दें। जब आप एप्लीकेशन यहाँ से क्रिएट, अब यहाँ पर आप मल्टीपल सर्विसेज बना सकते हैं। जैसे कि अगर किसी एप्लीकेशन को, अब इस ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर अब हमें जो सर्विसेज चाहिए उसमें आप मल्टीपल सर्विसेज हैं। कंपोज आपको चाहिए, आपको डेटाबेस चाहिए, डेटाबेस पे क्लिक करते हैं तो अगर यानी कि आपको जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन का है उसको अगर बैक एंड डेटाबेस भी चाहिए तो वो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर इनका फुल फ्लैश सिस्टम मौजूद है, जिसमें आप पोस्टग्रेस चाहिए, MySQL का डेटाबेस चाहिए, मोंगोडीबी चाहिए, MariaDB चाहिए, रेडिस चाहिए। तो आप वो सर्विसेज यहाँ पर बनाकर फिर उनके जो जैसे आप अपने एप्लीकेशन में आपने जहाँ पर URL यूज़ करना है तो पोस्टग्रेस बना लेंगे तो वही क्रेडेंशियल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, या आप अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर लेंगे जो कि एक सेम कंटेनर के अंदर है। तो वो आप इसमें ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट होंगी। और सो आपने जो फ्रंट एंड और बैक एंड की जो लॉजिक सेपरेट रखी हुई है, या आपने डाटाबेस बैक एंड पर ये यूज़ करना है, तो वो सर्विसेज यहाँ पर आप इजीली बना सकते हैं क्रिएट सर्विसेज के बटन पे क्लिक करके। जिसमें आप टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपको कुछ बनी बनाई टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगी, जिनमें आप देख सकते हैं कि बहुत पॉपुलर जो सर्विसेज हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं इन एप्लीकेशंस में, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी टेम्पलेट्स के तौर पर। जिसमें टेम्पलेट में क्या होता है कि फ्रंट एंड बैक एंड और इस तरह की पूरी सर्विस बाजू का सेट हो रही होती है, और सो ऑन। बेंटो PDF ये टूल, इसकी मोस्ट रिसेंट वीडियो, इससे पहले वाली जो वीडियो हमने बनाई थी सेल्फ होस्टेड टूल में, वो हमने इसकी बनाई थी। ये देखिए, आप सिंपली यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये बेंटो PDF को ऑनलाइन होस्ट करने के लिए क्विकली यहाँ पर आपको होस्ट कर देगा, सारी सर्विसेज बना देगा, सब कुछ बना देगा जो आपको चाहिए। तो इनकी टेम्पलेट की लाइब्रेरी एक अमेजिंग लाइब्रेरी है। यहाँ से आप एक सेल्फ होस्ट इसकी बजाय आप यहाँ से भी सेल्फ होस्ट करने के लिए टूल्स ढूंढ सकते हैं, जो कि आपको क्विकली यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। और कन्वर्ट एक्स, ये देखें ऑनलाइन फाइल कन्वर्टर, अगर आपने इसको होस्ट करना है तो उसकी सारी सर्विसेज बनी हुई है, आपको यहीं पर ये सारा कुछ मिल जाएगा। आपको सेपरेटली गिटहब रिपोजिटरी पर जाकर वहाँ पर भी करना नहीं पड़ेगा। ये देखें डोमेन लॉकर, ये भी रिसेंटली मैंने सेल्फ होस्ट के ऊपर भी देखा था, और सो ऑन। तो यहाँ पर आपको ये सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिनमें उनका फ्रंट एंड बैक एंड और वो सारा कुछ सेटअप हुआ हुआ आपको मिल जाता है। यहाँ पर इसे क्लोज करता हूँ। उसके बाद अब एक्सकेली ड्रॉ पर आते हैं। बाय द वे, व्हाई डोंट वी सर्च फॉर एक्सकेली ड्रॉ। ये लें जी, हमारे पास एक्सकेली ड्रॉ भी आ गई है। वैसे हमें गिटहब पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इससे हम डिलीट ही कर देते हैं। वैसे डिलीट क्यों करना है आपको, ये भी तो सिखाना है कि गिटहब की रिपोजिटरी वगैरह के साथ उसको लिंक कैसे करना है। और सोन कल को आप कहेंगे आपने टेम्पलेट से सिखा दिया। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये गिटहब की पूरी रिपोजिटरी है, इसको आप होस्ट करना चाहते हैं, लेकिन होस्ट करने से पहले थोड़ी सी आपने ये भी ज़रूर देख लेना है कि उसको फ्रंट एंड और बैक एंड पर कोई स्पेसिफिक सर्विसेज तो नहीं चाहिए। जैसे वो कहता है कि पोस्टग्रेस का डेटाबेस चाहिए इसको चलने के लिए, तो वो डेटाबेस को एज ए सर्विस आपने यहाँ पर बनाना है। तो आपको वो इस तरह नहीं है कि सिर्फ गिटहब रिपोजिटरी आपने पुल कर ली तो वो चल जाएगा, आपको उसकी वो रेलेवेंट सर्विसेज भी बनानी है। तो अब मैं यहाँ पर आपको गिटहब रिपोजिटरी के ज़रिए
यहाँ पर इस टूल को करना सिखा देता हूँ, उसके बाद टेम्पलेट भी यूज़ करना देख लेते हैं। यहाँ पर प्रोवाइडर है, सबसे पहले आपने गिटहब है, गिटहब को जो है वो कनेक्ट करना है। उसके लिए आपने सेटिंग्स पर जाना है, गिटहब, क्रिएट गिटहब ऐप। अच्छा जी, डॉप्लॉय टेस्ट, ताकि मुझे पता रहे कि इसकी, ये सिर्फ मैंने टेस्टिंग के लिए बनाई थी। अच्छा, वो ऐप नेम पहले कह रहा है कि वो पहले ही टेकन है, किसी और ने भी ट्यूटोरियल या किसी अपने काम के लिए चेक करने के लिए बनाया होगा, तो मैं इसको WPAC कह लेता हूँ साथ। अब यहाँ पर एक एक्शन रिक्वायर्ड है, इस पे आपने क्लिक करना है। ओके, इंस्टॉल एंड ऑथराइज। ओके, गिटहब आपकी लिंक होगी। अब इसमें क्या है कि आपकी जितनी भी आपकी रिपोजिटरीज हैं वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगी सिलेक्ट करने के लिए। उसके लिए प्रोजेक्ट्स में वापस आते हैं, टेस्ट में आते हैं, और यहाँ पर एक्सकेली ड्रॉ में आते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि जब आपने एप्लीकेशन बना ली है और एप्लीकेशन बनाकर आप किस, अब यहाँ पर ये क्या करेगा कि ये सिर्फ आपकी जो रिपोजिटरीज हैं ये उन्हें यहाँ पर सिलेक्ट करने की ऑप्शन देता है। डायरेक्ट किसी गिटहब की रिपोजिटरी का यूआरएल देकर नहीं देता, क्योंकि इसने फिर ऑटो अपडेट करना होता है, सो ऑन वो कोड इसने पुश पुल करना होता है, सो ऑन वो टेम्पलेट्स वाला काम सेपरेट है। लेकिन यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप आपको मज़ीद करना पड़ेगा। जो जिस रिपोजिटरी को भी आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं इसके साथ, उसको आप कर लें फ़ोर्क। फ़ोर्क करेंगे तो वो आपके अकाउंट में वो रिपोजिटरी बन जाएगी, उसका एक फ़ोर्क बन जाएगा। और फ़ोर्क बनने के बाद अब यहाँ पर मैं इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेता हूँ। तो जो अब चूँकि ये सोर्स कोड अब मेरे अकाउंट में भी ये रिपोजिटरी आ चुकी है, तो यहाँ पर हम इसको अब इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, एक्सकेली ड्रॉ हमारे पास आ गई। और अब यहाँ पर ब्रांच आपने सेलेक्ट कर लेनी है, मेन इसकी ब्रांच जो है वही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा ट्रिगर टाइप आपने देख लेना है, वॉच पाथ्स आपने देख लेने हैं। इसकी मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन आपने ज़रूर देख लेनी है, क्योंकि मैं भी इसको ऑलमोस्ट फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, ताकि मुझे भी पता लग जाए और आप लोगों को भी पता लग जाए इस टूल को इस्तेमाल करना। बाद में इसके डिटेल ट्यूटोरियल भी देखेंगे, बाद में बन जाए। लेकिन सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होती है वो ये कि इस क्वेश्चन मार्क वगैरह दिए होते हैं, उस पर आप माउस ओवर करेंगे तो ये करेगा क्या कि ये आप ऐसे पाथ ऐड कर सकते हैं कि उन पाथ में जो अगर कोई चेंज उसे नज़र आता है तो एक न्यू डिप्लॉयमेंट ट्रिगर हो जाएगी। यानी कि अगर आपने सोर्स की डायरेक्टरी या डिस्ट्रीब्यूशन की डायरेक्टरी, उसके अंदर कोई फ़ाइल है स्पेसिफिक JS या CSS, तो अगर आप उस वो पाथ यहाँ पर दे देते हैं, तो उस पाथ में कोई भी आप चेंज करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, लेट्स सपोज आपने गिटहब का ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं किया हुआ, आपने कोई सोर्स कोड मैनुअली भी उसको आपने डायरेक्ट सर्वर के ऊपर एडिट करना है, आपने गिटहब पर नहीं उसको भेजना, तो वो अगर आप चेंज करेंगे तो ये फिर ऑब्वियसली उस चेंज को एक्चुअल एप्लीकेशन के ऊपर दोबारा रिफ्लेक्ट करने के लिए उसको दोबारा से उसको बिल्ड करना पड़ेगा। तो उस सूरत में क्या होगा कि आप जब वो किसी भी फाइल में इस यहाँ पर जो आप डायरेक्टरीज या फाइल्स नेम दे देंगे, वो क्या करेगा कि उनमें अगर कोई भी चेंज होता है तो ये ऑटोमेटिकली इसको दोबारा बिल्ड कर देगा, तो यानी कि एक्चुअली वो चेंज फ्रंट एंड पर इम्प्लीमेंट भी हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आप बिल्ड टाइप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कि इसकी बिल्ड टाइप आपने कौन सी चूज़ करनी है। हम डॉकर फाइल चूज़ कर लेते हैं। और उसके लिए आपने मेक श्योर कर लेना है कि जो भी आप सोर्स कोड कॉपी कर रहे हैं या सोर्स कोड होस्ट करना चाह रहे हैं, उसमें आप जो डॉकर फाइल है वो उसमें मौजूद हो। डॉकर फाइल मौजूद होगी तो ये डॉकर फाइल वाला मेथड जो है वो अप्लाई होगा। उसके अलावा और भी हैं, निक्स पैक है, रेल पैक है, तो आप रेल पैक भी यूज़ कर सकते हैं, आप डॉकर फाइल भी यूज़ कर सकते हैं। डॉकर फाइल का पाथ जो है वो हमारे पास मेन डायरेक्टरी में ही डॉकर फाइल है हमारे पास। सेव करें, सेव करें इंफॉर्मेशन, और डिप्लॉय पे क्लिक कर दें। ओके, वो डॉकर फाइल जो है वो एक इसने फाइल अपर केस में नहीं रखा हुआ, तो वो मैंने गलती से उसको जो है वो
नॉर्मली मैं तो इसी तरह से नेम रखता हूँ, मैंने उसको चेक नहीं किया। ये डॉकर फाइल इस तरह से लिखा हुआ है, ये मैटर करता है, आपकी फ़ाइल का नेम और डायरेक्टरी एग्जैक्ट होनी चाहिए चीज़ें। अब दोबारा डिप्लॉय पे क्लिक कर देते हैं। आप इसका एक्चुअल लॉग देख सकते हैं, देखें वो डॉकर फाइल का वो हमने पाथ बेसिकली नेम गलत दे दिया था। अब यहाँ पर आपके सामने सारा काम हो रहा है, इसकी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो चुकी है। डॉकर फाइल के साथ डिप्लॉयमेंट करनी हो या आपने ये देख लेना है कि किन टूल्स, कौन से टूल्स वो सपोर्ट करते हैं। नॉर्मली ये जो पॉपुलर सेल्फ होस्टेड टूल्स होते हैं इनमें डॉकर फाइल भी अवेलेबल होती है, निक्सपैक्स के साथ भी आप कर सकते हैं, इवन वर्सल की कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पर दी हुई है। सो ऑन काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशंस मल्टीपल यहाँ पर दी होती हैं, तो वो आप मल्टीपल वेज़ के साथ उसको होस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ आपने नोट रखनी है कि हमने बड़ी मिनिमल स्पेक्स के साथ वीपीएस बनाया है, 2 GB रैम के साथ, जो कि इनफ नहीं होती इन सम केसेस, खासतौर पर ऐसे इंस्टॉलेशंस मेथड के लिए। और वैसे भी प्रोडक्शन सर्वर के लिए इतनी मिनिमम, जो इतनी कम रैम रिकमेंडेड भी नहीं है, जिसके ऊपर आप डॉप्लॉय भी चला रहे हो, उसी के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन भी चला रहे हो। तो एटलीस्ट 4 GB रैम वाला वीपीएस आप लें, और एक दो कोर जो है वो एटलीस्ट 2 कोर सीपीयूज़ आपके पास हों, तो आपके पास, ताकि एक एप्लीकेशन प्रॉपर रन हो सके। और उसके बाद ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक और उस टूल या एप्लीकेशन के ऊपर ट्रैफिक डिटरमिन करती है कि आपको कितने मोर रिसोर्सेज चाहिए। एंड यूजुअली ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के साथ टूल्स बनते हैं, रिएक्ट बेस्ड टूल्स बनते हैं नोड जेएस वगैरह की बेस के ऊपर, तो वो पीएचपी, वर्डप्रेस और इस तरह के जो बाकी हैवी ईएमएसेस हैं और सो ऑन, उनसे बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, और ये बहुत उनसे ट्वाइस और समटाइम्स 5x ट्रैफिक हैंडल कर सकते हैं। सेम जो फंक्शनैलिटी है या सेम नंबर ऑफ़ पेजेस, सेम नंबर ऑफ़ डाटा के साथ वर्डप्रेस और उनकी निस्बत ये टूल्स जो हैं ये ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल कर सकते हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स ये फास्ट होते हैं, लेकिन फिर भी आपका सर्वर जो है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ओके, यहाँ पर हमारी एक डिप्लॉयमेंट जो है वो कैंसिल हो चुकी है। इसको अब डिजिटल ओशन पर मैं आता हूँ और इसकी हम रैम ज़रा इंक्रीज़ कर लें। के लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं क्यों हमारी, और मशीन को टर्न ऑफ करते हैं, क्योंकि आई बिलीव जो रैम और सीपीयू की जो वैल्यू है वो कम होने की वजह से हमारे पास यहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं। इसकी डिप्लॉयमेंट भी आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको मशीन को टर्न ऑफ करता हूँ। टर्न ऑफ करने के बाद अब मैं इसको एटलीस्ट 4 GB रैम के साथ प्रीमियम इंटेल के ऊपर अपग्रेड कर देता हूँ और इसको रीसाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि डिजिटल ओशन हमें ये पावर देता है कि आप क्विकली अपनी मशीन को कभी भी अपग्रेड डाउनग्रेड कर सकते हैं। आप यहाँ से इनकी ढेरों ऑप्शंस हैं उनके साथ चूज़ कर लें। यहाँ पर अब हम थोड़ा टाइम देते हैं इसे कि हमारी जो मशीन है वो रीसाइज़ हो जाए। और जब आप मशीन रीसाइज़ करते हैं तो आपको कोई डाटा लॉस वगैरह नहीं देखने को मिलता। वो डाटा और वो सारी चीज़ें आपकी सिक्योर रहती हैं, अपग्रेड हो जाती है सीपीयू और रैम, चूँकि हमने अपग्रेड करना है। अ, ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्क भी आप इंक्रीज़ करते हैं तो ये परमानेंट चेंज हो जाता है, जो कि फिर रिवर्ट नहीं होता। सीपीयू रैम करते हैं तो इसको आप रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि आपने 4 GB रैम कर ली और बाद में ठीक है डिप्लॉय वगैरह हो गई और आपको बाद में लगा कि आपको नहीं चाहिए, आप डिग्रेड उसको डाउनग्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब आप डिस्क भी अपग्रेड कर लें, ये परमानेंट चेंज होता है, तब आप उसको डाउनग्रेड भी नहीं कर सकते। ये चीज़ बस आपने नोट रखनी है, मेरे जहन में देखते देखते ही आ गया। तो अब जो है वो हमारी ड्रॉपलेट या हमारा वीपीएस सर्वर जो है वो अपग्रेड हो चुका है 4 GB रैम के ऊपर। नाउ इट शुड वर्क मोर फास्ट। और एक दफ़ा रीलोड करके देख लेते हैं कि बाज़ औक़ात आईपी चेंज हो जाती है, आईपी ना हमारी चेंज हो जाए। ठीक है। मेरे ख़्याल से बहुत पुराना काम, बहुत पुरानी बात मुझे याद आ गई है। डिजिटल ओशन की मशीन जो है वो ऑफ़ करके ऑन करने से आईपी चेंज हो जाती थी, लेकिन अब वो नहीं होता, वो रिज़र्व ही है। बल्कि हो जाता है। मैं फिर मेक श्योर कर लूँ एक दफ़ा, 146 190 146 154। ओके, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने रिज़र्व आईपी का ऑप्शन दिया हुआ है। इनेबल नाउ का मतलब है कि फिर वो आईपी रिज़र्व हो जाती है, तो ये मेरे ख्याल से पहले नहीं होता था, अभी भी होता है। आप अगर मशीन जो है वो अपनी किसी वजह से बंद करके चला देते हैं या बंद कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं, चला देते हैं, तो वो आपकी आईपी बाद का चेंज हो जाती है। तो शुक्र है अभी नहीं हुई हमारी चेंज। तो अब यहाँ पर मैं इसे दोबारा से रीलोड कर लेता हूँ, और अब जो है वो डिप्लॉयमेंट्स में आते हैं।
दोबारा से इसको डिप्लॉय पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए अब चीज़ें भी हमारे पास फ़ौरन से लोड हो रही हैं, तो वो मेमोरी और जो सीपीयू है उसका बड़ा रोल होता है, तो इन कमांड्स के चलने में भी। ये लें जी, देखा अब सिर्फ रैम चेंज की है, अपग्रेड किया तो हमारी बिल्ड कितनी फास्ट होगी, और मज़ीद रैम होगी आपका, मज़ीद अच्छा वीपीएस होगा, तो ये बिल्ड्स आपकी सेकंड्स में बन जाती हैं। जनरल में आ जाते हैं। ये एक्सकेली ड्रॉ जो हमारी अब एप्लीकेशन है वो लाइव है, और अब इसको आपने लिंक करना है डोमेन के साथ, तो अब आप यहाँ पर डोमेन्स में आ जाएं, ऐड पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पर हम एक सब डोमेन बना लेते हैं। सब डोमेन बनाने के लिए मैं एक इसको ऐप कह लेता हूँ, और इसको पॉइंट हमने सेम आईपी के ऊपर ही करना है। इसको अब आप चंद सेकंड दें या चंद मिनट दे दें रिजॉल्व होने के लिए, कि ऐप की जो आपके सब डोमेन है ऐप डॉट टेस्ट माई टूल डॉट एक्स वाई जी वो इस आईपी के ऊपर पॉइंट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ से मैं ये हमारा डोमेन नेम कॉपी कर लेता हूँ, ऐप डॉट टेस्ट माई टूल डॉट एक्स वाई जी। पाथ पाथ सब कुछ आपने सेम रहने देना है। स्ट्राइप की एक इंटीग्रेशन इसमें हुई हुई है, तो वो आपने देख लेना है उस टूल में, उसका क्या है स्ट्राइप का, आपने स्पेसिफिक पाथ देना है तो वो आप दे सकते हैं। कंटेनर पोर्ट जो है वो आपने देख लेनी है कि कौन सी उसे चाहिए, किस पोर्ट के ऊपर आपने जो इसको पॉइंट करना है। तो मैं लॉग्स देख लूँ, यहाँ से हम देख लेते हैं कि किस पोर्ट के ऊपर ये चल रही है। डिप्लॉयमेंट्स में आते हैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। पोर्ट यूजुअली 3000 ही होती है, लेकिन आपने देख लेना है कि आपकी वो ऐप अगर कोई स्पेसिफिक पोर्ट यूज़ कर रही है तो आपने बस यहाँ पर पास कर देनी है। HTTPS ऑन कर लेना है, और यहाँ पर लेट्स इनक्रिप्ट इन दिस केस, इसको क्रिएट पे क्लिक करते हैं। डोमेन क्रिएट हो जाएगी, आप वैलिडेट डीएनएस पे क्लिक करें। ओके, बिहाइंड क्राउडफ्लोर उसने डिटेक्ट कर लिया है। और अब अगर आप इसको ब्राउज़ करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एरर है, तो एरर आई बिलीव हमारी पोर्ट वगैरह का होगा। आई बिलीव पोर्ट मैंने देख लिया इसकी 3080। पोर्ट 80 देते हैं इसे फ्रंट एंड को। ओके, तो वो 3000 जो पोर्ट थी वो बैक एंड नोड सर्विसेज के लिए है। यहाँ से मैंने इसकी गिटहब की रिपोजिटरी से देख लिया। 80 जो पोर्ट है ये फ्रंट एंड के लिए, इसको एक्सेस करने के लिए। तो ये पोर्ट का मसला था, ये देखें जी हमारे पास पूरी जो ऐप है वो फंक्शन में है, इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक बेसिकली ट्राइंग एप्लीकेशन है, एज ए टूल इसको लॉन्च कर सकते हैं। आपने कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और सो ऑन, ये बाकी किसकी ऑप्शन आप देख लीजिएगा, सो ऑन। तो ये हमारा एक सक्सेसफुली टूल हमारा हमारी इस डोमेन के ऊपर होस्ट हो गया, डॉगप्लॉय का इस्तेमाल करते हुए। इसके मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन और वो उन चीज़ों से हमारी कितनी जान बचत हो गई। अब इस तरह से आप इसी एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाकर उनमें मल्टीपल टूल्स होस्ट कर सकते हैं। अब हम इसको एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं और इसको टेम्पलेट कह लेते हैं। यानी कि इसमें अब मैं टेम्पलेट टेस्ट करने जा रहा हूँ। सर्विसेज में टेम्पलेट्स में आते हैं, और यहाँ से आप सेल्फ होस्टेड ऑटोमेशन ऑटोमेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि NA10 और इस तरह की सर्विसेज भी आपको मिल जाएंगी। एक बोल्ट डॉट न्यू का अगर आपने सेल्फ होस्टेड वर्जन रखना है, बोल्ट डॉट DIY बना देगा, और सो ऑन। आप अपना ऑनलाइन बना सकते हैं वेब एप्लीकेशन जनरेटर, जिसके अंदर आप अपनी APIs इंटीग्रेट करेंगे, सो ऑन। उसके अलावा आप देखिए ढेरों एप्लीकेशंस हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं। NA10 में सर्च करूँगा तो ये देखिए NA10 को आपने क्विकली होस्ट करना है, तो यहाँ पर ये देखिए NA10 भी आ गया आपके पास, और सो ऑन। इस तरह से आप जो है वो यहाँ से फाइनेंस डेटाबेसेस और सो ऑन टेम्पलेट्स
सर्च कर सकते हैं। इवन पीएचपी की आप जो टैग्स है इसको सर्च कर सकते हैं। चैटबॉट है, आपने अपना चैटबॉट बनाना है जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप कर सकते हैं। और उसके अलावा क्यूएनए है, नॉलेज बेस है, आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनानी है, सो और सीएमएस इवन आपने अपना लॉन्च करना है तो आप यहाँ से सीएमएस लॉन्च कर सकते हैं अपना। वर्डप्रेस को आपने होस्ट करना है, इसको इस्तेमाल करते हुए आप वर्डप्रेस भी होस्ट कर सकते हैं। फाइनेंस टैग चूज़ करते हैं, इसमें से आप कोई अपना पर्सनल ट्रैकिंग जो अ, करने के लिए बजट के लिए कोई अपनी छोटा सा टूल लॉन्च कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। यहाँ पर ये इसको इस्तेमाल कर लेते हैं डम बजट को सेलेक्ट करते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं, कंफर्म करते हैं। ये जो ऐप्स हैं ये छोटी छोटी ऐप्स होती हैं, ये क्विकली हो जाती हैं। और जब आप टेम्पलेट से ऐप बनाते हैं, एप्लीकेशन होस्ट करते हैं, तो ये एक फ्री शब्द में जनरेट कर देता है ट्रैफिक डॉट मी के ऊपर। इसको वैलिडेट कर लेते हैं, इसको ब्राउज़ करेंगे तो ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रनिंग में होगी। आपने इसके ऊपर कोई डोमेन सब डोमेन और ऐड करनी है, ये तो फ्री तो आपकी है ही। तो यहाँ पर एक आप अपना रिकॉर्ड ऐड कर लें, इसको मैं कह लेता हूँ, या इसको हम टेस्ट ही कह लेते हैं। टेस्ट कर रहे हैं हम, कॉपी या टेस्ट की बजाय मोर अप्रोप्रिएटली इसको मैं कह लेता हूँ टेम्पलेट। यहाँ पर आपने आईपी एड्रेस दे देना है, सेव कर देना है। और अब टेम्पलेट डॉट टेस्ट माई टूल डॉट एक्स वाई जी इस डोमेन को हमने लिंक करना है इसके साथ। तो यहाँ पर वो एडिट करते हैं। ओके, चीज़ें देख लेते हैं पोर्ट 3000 की। यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। टेम्पलेट डॉट टेम्पलेट के स्पेलिंग बस देख लें, सेम ही है। HTTPS ऑन करना है आपने और लेट्स इनक्रिप्ट सिलेक्ट कर लेना है और अपडेट कर देना है। इसको वैलिडेट कर लें, चंद सेकंड लगेंगे आपका जो लेट्स इनक्रिप्ट है उसको इसके लिए SSL सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए। ओके, अब आपने क्या करना है कि अब आपने एक दफ़ा जब आपने सब डोमेन से अपनी कस्टम डोमेन के ऊपर अपडेट कर देना है इसे, तो एक दफ़ा आपने रीलोड करना है इसे। बाज़ फिर नहीं तो आपके पास वो 404 का एरर टाइप आ जाता है, बाज़ नहीं आता, बाज़ आ जाता है। ये लें जी, आपका जो वो टूल है ये बजट वाला सिंपली यहाँ पर लाइव है। तो इस तरह से आप इनकी टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हुए भी टूल्स लॉन्च कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर अपना वो क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करें और सो ऑन, और उसके बाद हर प्रोजेक्ट के अंदर फिर आप जो अपने सर्विसेज हैं बनाकर अपना एक स्पेसिफिक टूल जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब आप देखें, यहाँ पर आपके पास मॉनिटरिंग है, अमेजिंग सब कुछ इसका बड़ा ज़बरदस्त इंटरफेस बना हुआ है। आप अपने सर्वर की जो एप्लीकेशंस की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स में आते हैं, टेम्पलेट्स में आते हैं, और आप इंडिविजुअली भी अपनी एप्लीकेशंस की जो मॉनिटरिंग है वो कर सकते हैं। वो ओवरऑल सर्वर की है। यहाँ पर आप ईच इंडिविजुअल कंटेनर जो आपके पास बना हुआ है, जो आपकी वेबसाइट्स हैं, उनकी आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लॉग्स देख सकते हैं। एडवांस में जाकर आप मज़ीद कुछ जो एडवांस टास्क हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, वॉल्यूम्स ऐड करने और सो ऑन। इनको आप थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इनके डॉक्यूमेंटेशन से बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। ओके, यहाँ पर मॉनिटरिंग में ये ओवरऑल आपके सर्वर की मॉनिटरिंग है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर स्केजुअल्स हैं, आप स्केजुअल टास्क ऐड कर सकते हैं। ट्रैफिक फाइल सिस्टम है, इसको आपने यूज़ करना है कि आपकी ये जो फाइल्स वगैरह एडिट करने के लिए और सो ऑन, ये एक एडिटर दिया हुआ है इन्होंने, फाइल सिस्टम दिया हुआ है। डॉकर में ये देखें, हर एप्लीकेशन जो है वो आपकी एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में, यानी कि हर आपका एक डॉकर कंटेनर बनता है और उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन वो चलती है, जिसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके लॉग्स देख सकते हैं, आपने स्पेसिफिक लॉग्स जो हैं वो यहाँ पर देखने, वो आप एप्लीकेशन के अंदर जाकर भी देख सकते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं।
उसके बाद स्वाम पर आ जाते हैं। ये अब ये भी एक लेंथी टॉपिक है, जिसमें आप चूँकि डॉक्योप्लॉय आपने इस सर्वर के ऊपर रखा हुआ है, आप अगर ईच एप्लीकेशन के लिए एक नया सर्वर ऐड करना चाहते हैं और डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर एप्लीकेशंस को या एक एप्लीकेशन को डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ये एक लंबा टॉपिक है। अभी इस वीडियो को लिमिटेड रखने के लिए इसको यहाँ से इस वीडियो में से एक्सक्लूड करते हैं। तो अगर आपने ये चीज़ सीखनी है मेरे से तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका डेडिकेटेड ट्यूटोरियल ये सर्वर्स वगैरह वाला भी रिमोट सर्वर्स ऐड करना भी, क्योंकि वो रिमोट सर्वर ऐसे ही ऐड नहीं हो जाता, उसको प्रॉपर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है पहले और सो ऑन, फिर उसके बाद आप उसको ऐड कर सकते हैं। मीनवाइल आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे तो आपको वीडियो ट्यूटोरियल एग्जिस्टिंग मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे बड़े पॉपुलर। ये छोटा टूल नहीं है ये, इसके काफ़ी हिंदी में और इंग्लिश में सब ने वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं। तो वहाँ से अगर आप ये तब तक अगर आपने मल्टी सर्वर सेटअप सीखना है तो आप सीख सकते हैं। उसके लिए आपने SSH कीज़ में आना है। यहाँ पर सबसे पहले अपनी अपनी एक SSH की बनाकर ऐड कर लेनी है। उसके बाद रिमोट सर्वर्स में आकर आप अपने रिमोट सर्वर्स ऐड कर सकते हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप कोई एप्लीकेशन बनाने लगेंगे, डिप्लॉय करने लगेंगे, तो वो डिप्लॉय करते वक्त सर्वर की ऑप्शन आपके पास पूछता है कि किस सर्वर के ऊपर आपने इसे डिप्लॉय करना है। उस ड्रॉप डाउन में आ रहा होता है। तो वो मल्टी सर्वर डिप्लॉयमेंट या रिमोट डिप्लॉयमेंट को हम एक और लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि इस काफ़ी बड़ा टूल है और ये एक ही वीडियो में ख़त्म नहीं होने वाला है। इसके मल्टीपल ट्यूटोरियल्स आने मतलब डिफरेंट ट्यूटोरियल्स मैं इसके ज़रूर बनाऊंगा। ख़ास तौर पर ये जो टॉपिक है रिमोट सर्वर वाला, इसको भी हमने कवर ज़रूर करना है। सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स में वेब सर्वर की सेटिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसको आप बाकी की सेटिंग्स भी देख सकते हैं। सर्वर की आपने रीलोड करना है, जीपीयू सेटअप करना है, लॉग्स देखने हैं और सो ऑन। ये आप यहाँ से इसकी वेब सर्वर की सेटिंग्स में भी आकर यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफाइल है, प्रोफाइल में आपका ये जो अकाउंट बना हुआ है इसको आप मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा यूज़र्स हैं, आप यूज़र्स ऐड कर सकते हैं इसमें इन सर्वर्स को मैनेज करने के लिए। उसके अलावा एआई है, एआई की आप ऐड कर सकते हैं। इसमें एपीआई कीज़ अगर आपने ऐड करनी है, एआई के फीचर इनेबल करने के लिए आपको अपनी ओपन एआई या कोई भी जो आपका एपीआई यूआरएल है एंथ्रोपिक वगैरह का, वो आपने अगर इसके अंदर इंटीग्रेट करनी है, एआई बिल्ड के दौरान आपको जो असिस्ट कर सके, एरर्स में असिस्ट कर सके आपके इस प्लेटफॉर्म के अंदर ही, तो आप अपनी एक एपीआई की जनरेट करके ओपन एआई वगैरह से यहाँ पर लगा लें, तो आपको एआई के जो फीचर्स हैं वो फिर इनेबल हो जाएंगे। उसके बाद गिट प्रोवाइडर्स हैं, ये हमने देख लिया सेटिंग, आप मल्टीपल गिट प्रोवाइडर्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्री है, इसका मुझे भी नहीं पता, अभी आप देख लीजिएगा। S3 डेस्टिनेशंस हैं, ये इसके लिए अगर आपने डाटा स्टोरेज के लिए S3 को यूज़ करना है तो आप ये S3 की बकेट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। कि आप अगर एप्लीकेशन सिर्फ इस सर्वर के ऊपर होस्ट करना चाह रहे हैं और उन डाटा के लिए आप अमेज़ोन की सर्विसेज यूज़ करना चाह रहे हैं, जिसमें उनकी बकेट आ जाती है, क्लाउड आ जाता है और सो ऑन, डिजिटल ओशन की स्पेसेस वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आप कर सकते हैं सेटअप। उसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट्स है। सर्टिफिकेट्स जो हैं ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट्स आर क्रिएटेड इन द traffic directory. Traffic uses these certificates to secure or application using invalid certificates can break your traffic instead। अब ये जो सब डोमेन्स जनरेट होती हैं ऑटोमेटिकली आपके एप्लीकेशंस के लिए ट्रैफिक को यूज़ करते हुए, उसके लिए सर्टिफिकेट्स हैं, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मैनुअली करने हो तो वो उसको छेड़े ही ना आप। ठीक है, उसके बाद ये क्लस्टर है, ये भी एक डिटेल टॉपिक है, जिसमें आप अपना क्लस्टर बना सकते हैं एप्लीकेशन बड़े स्केल पर। अगर आपने स्केल करनी है तो आप उसमें फिर नोड्स ऐड कर सकते हैं और सो। उसके बाद नोटिफिकेशंस हैं, आप नोटिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। ये एक अमेजिंग ऑप्शन है यहाँ पर कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म होने के ऊपर या डिफरेंट एरर्स के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर आप नोटिफिकेशन सेंड करवा सकते हैं अपने आप को। स्लैक पर, टेलीग्राम पर, डिस्कॉर्ड पर, इवन ईमेल करवा सकते हैं। ईमेल के लिए आपको अपना मेलिंग SMTP सेटअप चाहिए होगा, जो कि आप यहाँ पर SMTP की डिटेल्स ऐड कर लें और SMTP की डिटेल ऐड करने के बाद यहाँ से अब आप एक्शंस जो हैं वो चूज़ कर लें कि ऐप डिप्लॉय के लिए, ऐप बिल्ड एरर के लिए, डॉकर क्लीनअप के लिए, डिप्लॉय रीस्टार्ट के लिए, सो ऑन। जैसे अगर आपने ऑटो अपडेट जितनी भी है गिटहब रिपोजिटरीज की जो आप डिप्लॉय करते हैं, उसमें जब कोई नया चेंज पुश होता है उस रिपोजिटरी के ऊपर, तो ये दोबारा डिप्लॉय कर देता है, ऑटोमेटेड सिस्टम उसमें लगा होता है।
तो वो इन दिस केस कि आप वो आपने डॉगप्लॉय हर वक्त लॉगिन तो करके नहीं बैठे होते, तो जब भी कोई ऐप नई बिल्ड होती है, नया बिल्ड पब्लिश होता है, तो आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप ये नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, स्लैक के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, एंटीफाई के थ्रू और सो ऑन। या आपने यहाँ पर नोटिफिकेशंस अगर कन्फिगर करने हैं तो वो कन्फिगर करके आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्ट करने के बाद अब वो जो ऑटोमेटेड वाला मैंने सिस्टम बताया आपको, जैसे प्रोजेक्ट्स में आते हैं और यहाँ पर हमारे पास ये जो टेस्ट है, टेस्ट में हमने एक्सकेली ड्रॉ अपना रिपोजिटरी आपको याद होगा क्लोन करके या बेसिकली फोर्क करके उसको हमने बनाया था। यहाँ पर मैं वापस आता हूँ, तो बेसिकली आपको ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट वाला जो है वो जब भी ये रिपोजिटरी अपडेट होगी तो उस सूरत में ये उसको रीडिप्लॉय करेगा। देखिए जैसे मैंने इसमें एक चेंज किया है कोड में, फुटर में सिर्फ एक कुछ टेक्स्ट ऐड कर दिया है WPAC, और यहाँ पर आते हैं तो ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखें, ये खुद ब खुद जैसे ही रिपोजिटरी अपडेट हुई है तो ये उसको रीडिप्लॉय करना उसने शुरू कर दिया। यानी कि जब भी आप अपनी रिपोजिटरी, उस रिपोजिटरी में जब भी कोई चेंज पुश होगा या आपने अपनी जो ऑब्वियसली अपना सोर्स कोड अपनी रिपोजिटरी के ऊपर जैसे ही आप पुश करेंगे तो ये इसमें ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट ये सब कुछ इसमें इम्प्लीमेंटेड है। ये आपने क्लीन कैशे भी ऑन कर देंगे तो ये क्या करेगा कि डिप्लॉय करते वक्त कैशे भी क्लीन कर देगा। ये ऑटो डिप्लॉय आपने ऑफ कर देना है अगर आप ये नहीं चाहते कि वो उस रिपोजिटरी में कोई भी अपडेट आए तो आपका जो डिप्लॉयमेंट है ये डिस्टर्ब हो जाए। तो यहाँ से आप ऑटो डिप्लॉय इसका ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट्स में आते हैं, ये पर देखें यहाँ पर हमारे पास इसकी डिप्लॉयमेंट जो है वो कोड हमारा चल रहा है, कमांड्स चल रही हैं डिप्लॉयमेंट की, और जैसे डिप्लॉय हो जाएगा तो यहाँ से हमने देख लेना है कि इसके वो फुटर में वो टेक्स्ट ऐड हुए हैं या सो ऑन, आपको हो या ना हो, क्योंकि वो ऑब्वियसली इसको पूरा एडिट करना, वो कहाँ पर क्या चीज़ शो हो रही है उसका तो वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली आपको सिर्फ ये करके दिखाने का मकसद ये था कि जैसे ही उस एक्चुअल रिपोजिटरी में कोई अपडेट आएगी नहीं तो ये ऑटोमेटिकली उसको रीडिप्लॉय कर देगा। तो आपने जब अपना सोर्स कोड लिंक किया हुआ तो आपने मेक श्योर करना है कि आप रिपोजिटरी के ऊपर वही चीज़ पुश कर रहे हो जो अपडेट करनी है आपने, या उसको बिल्ड करना है, रीबिल्ड करना है, सो ऑन। तो ये सिस्टम भी आपको टेस्ट करवाना एक बस थोड़ा सा मेरे ज़हन में आ गया कि ये भी आपको दिखा दूँ। मज़ीद ऑब्वियसली आप इस प्लेटफॉर्म को जब खुद एक्सप्लोर करेंगे, इसके मज़ीद वीडियो ट्यूटोरियल्स देखेंगे। जैसे N8N भी एक प्लेटफॉर्म जो है उसको सिर्फ सेल्फ होस्ट करना सिखा देना बात नहीं है, उसकी सैकड़ों चीज़ें हैं, वो तो आपकी फ़र्दर अपनी लर्निंग के बाद ही आपको आप सीखेंगे उससे मज़ीद, तो उसमें आपको मज़ीद जो स्किल सेट्स हैं वो आपके इम्प्रूव होते जाएंगे। तो डॉगप्लॉय का इस्तेमाल करते हुए आप मज़ीद बड़े अमेजिंग काम कर सकते हैं। इसको कंप्लीट एक्सप्लोर करें। मैं भी कोशिश करूँगा कि इसके बारे में मज़ीद वीडियोस बनाता जाऊँ अलॉन्ग द वे। जब मैं भी इसको खुद इस प्रोडक्शन में जब इस्तेमाल करूँगा तो होपफुली आपके लिए मज़ीद अच्छी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस की बेस पर भी निकाल कर लाऊंगा। लेकिन चूँकि इस टॉपिक को कवर करना भी ज़रूरी था, काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए थे मुझे कि कूलीफाई और इसको इन ऐप्स को आसान तरीके से भी होस्ट करना सिखाएं या कूलीफाई का इस्तेमाल करना सिखाएं। तो कूलीफाई को पहले खुद देखते हुए मुझे जो है वो डॉगप्लॉय नज़र आया और मैंने कहा कि पहले हम डॉगप्लॉय को ही यूज़ करते हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि वो फुटर में टेक्स्ट कहाँ पर आया है या कहाँ पर नहीं आया, तो कहीं आया ही होगा लेकिन एक्चुअली चेंज हमने मेड कर लिया और सक्सेसफुल इसकी डिप्लॉयमेंट भी देख ली है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नया सीखने का मिला होगा। सेल्फ होस्टेड टूल्स को होस्ट करें, डॉगप्लॉय को इस्तेमाल करते हुए अपनी धड़ाधड़ टूल वेबसाइट्स लॉन्च करें। लॉन्च करके अगर कोई कामयाबी मिलती है आप लोगों को तो हमारे साथ भी ज़रूर शेयर करें। और मज़ीद अगर आप लोगों को डॉगप्लॉय और इस डॉगप्लॉय से रिलेटेड आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन है, कुछ गलतियाँ अगर हम कर बैठे हैं इस वीडियो में, तो आप उनके बारे में भी कमेंट सेक्शन में हमें आगाह करें, अपडेट करें, या अपना एक्सपीरियंस या कुछ टिप्स शेयर करें ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो सके। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्रोफाइल फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस तरह के अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल से हमेशा अपडेट रह सकें। तो अब मियाँ शहजाद रज़ा फ्रॉम WP अकेडमी आपसे इजाज़त चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।